स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी आपको धमकी देती है 498A का केस करने की। अभी उसने केवल आपको धमकी दी है या ये कहा है कि वो आपको देख लेगी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आगे चल करके वो आपके ऊपर केस कर दे। अब पत्नियों के पास या महिलाओं के पास कौन से ऐसे अधिकार हैं, ये बात सब जानते हैं कि अगर उन्हें केस करना होगा तो वो कहीं ना कहीं से डेवी एक्ट का मुकदमा आपके ऊपर करेंगी, केस करेंगी, या दहेज प्रताड़ना का करेंगी। तो इस तरह का यही जो कुछ केसेस हैं वो आपके ऊपर करेंगे, जिससे कि आपको और आपके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़े। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी पत्नी आपको धमकी देती है या फिर आपके ऊपर 498A का केस करने को कहती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा। आपको अगर आपके सामने इस तरह की कोई भी स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले आपका एक काम है कि आप क्या करिए कि आप CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा करके इंफॉर्मेटिव पिटिशन का एप्लीकेशन आप दे दीजिए। और देने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव पिटिशन आप दायर करने के साथ साथ आप उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख लीजिए। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर या आपके आपके ऊपर और आपके परिवार वालों के ऊपर 498A का केस कर दिया है, और ऐसे मामले में आपके परिवार का कोई भी सदस्य है जो कि 498A के मामले में उसे झूठा फंसाया गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। ऐसे में जिस इंसान का नाम 498A के केस में डलवाया गया है, उस इंसान को अलग से पिटिशन दायर करना चाहिए और अपने सही होने का पूरा सबूत देना चाहिए। इससे आसानी से वो शख्स जो भी जिसे भी गलत फंसाया जा रहा है वो अपना नाम उसमें से निकलवा सकता है, जमानत उसको आसानी से मिल सकती है और वो सारे आरोपों से बरी हो सकता है। अगर आपके परिवार के सदस्यों का नाम डलवाया गया है तो आप इसके लिए आप अपने साथ आप जो खुद के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल का फाइल करा रहे हैं, तो आप उसमें साथ साथ उनके लिए भी मत फाइल कराइए। कोशिश करिए कि जिनका नाम डलवाया गया है वो लोग खुद ही अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करें। इसके बाद फिर अगर आपका नाम डलवाया गया है और आप अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं, तो आपको इस बात का सबूत देना चाहिए कि आप पत्नी के साथ जिस वक्त की ये बात बताई जा रही है उस वक्त आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहे थे या आप नहीं थे। हो सकता है कि आप उस वक्त कहीं बाहर गए हुए हों, उस वक्त आप वहाँ पर हों ही ना। तो आप इस बात का सबूत दीजिए कि घटना का वर्णन जिस समय किया जा रहा है उस वक्त आप अपनी पत्नी के साथ मौजूद नहीं थे। या एक कंडीशन और ये होती है कि हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके साथ न रहती हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको इस बात का सबूत देना है कि आपकी पत्नी आपसे अलग रहती है, और साथ ही साथ आपको लीगल नोटिस भेज देना चाहिए पत्नी को वापस बुलाने के लिए। इसके बाद लीगल नोटिस अगर आप भेजते हैं पत्नी को वापस बुलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पत्नी नहीं आएगी, पर आप क्या करेंगे कि आप उसकी विदाई का दावा कर देंगे, तो ये आपके पक्ष में एक बात हो जाएगी। तो आपको ऐसी स्थिति में लीगल नोटिस भेज देना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि जब आपकी पत्नी ने 498A का केस करने की धमकी दी हुई है और फिर वो अपने मायके चली जाती है, उसके बाद परिस्थितियों से आपको ये लगता है कि अब वो वापस नहीं आएगी, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको उस वक्त अपने साइड से तलाक के लिए एप्लीकेशन दे देना चाहिए। आपको तलाक का केस दायर कर देना चाहिए। विवाह विच्छेद के लिए आपको केस दायर कर देना चाहिए। अगर 498A का आपके ऊपर केस हो गया है और तो आपको घबराने वाली यहाँ पर स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि केवल केस हो जाने से आप अगर एप्लीकेशन दे दिया गया है तो तुरंत ही आपके ऊपर चार्ज नहीं बन जाता और तुरंत ही FIR वगैरह दर्ज नहीं हो जाती। उसमें एक टाइम होता है, एक समय लगता है, तो आपके पास थोड़ा समय होता है जिसमें आप अपने लिए सारे सबूत इकट्ठे कर पाइए, या आप पुलिस से इस बात का समय मांग पाइए कि आप 1 दिन या 2 दिन बाद उनके पास जाएंगे।
तो इससे क्या होगा कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे और आप बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे कर लेंगे, जिससे कि आप जब पुलिस के सामने जाते हैं तो आप अपने सही होने का सबूत वहाँ पर दे पाइए। आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपने पास इकट्ठे कर लीजिए जिसे दिखाए जाने पर ही पुलिस को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि आपकी पत्नी ने जो भी शिकायत की है, आपके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, वो सारे आरोप झूठे हैं। तो इससे क्या होगा कि पुलिस को पूरा अधिकार होता है 498 के केस में चार्ज बनाने का, एफआईआर दर्ज करने का। तो ऐसे केसेस में पुलिस को अगर ये लगता है, जांच पड़ताल के बाद अगर उसे ये लगता है कि ये मामला झूठा है, पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं, तो पुलिस ऐसे एफआईआर को दर्ज नहीं करती है। तो आपके पास ये काम भी आप कर सकते हैं। अगर 498 के केस में पुलिस आपको बुलाती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बिल्कुल ही शांत दिमाग से पुलिस के पास जाना चाहिए। अगर आप वक्त लेना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि आपको अभी 1 से 2 दिन का समय चाहिए, तो आप उन्हें बता दीजिए कि आपको 1 से 2 दिन का समय चाहिए, उसके बाद आप उनके पास हाजिर हो जाएंगे। तो पुलिस वाले आपको उतना समय दे देते हैं। आप जब पुलिस के पास जाइए तो पूरे शांत भाव से जाइए और दिमाग को बिल्कुल ही शांत करके जाइए, जिससे उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकिए। जब आप पुलिस के पास जाइए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली स्थिति में मत रहिए। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप सही सही जवाब दीजिए और बिल्कुल शांत होकर दीजिए। इससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं या फिर हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या इतने अपने ऊपर झूठे आरोपों को सुन के हम इतने क्रोधित हो जाते हैं कि हम उस वक्त क्या क्या बोल जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है और शांत रखने के साथ साथ पुलिस वाले आपसे जो भी क्वेश्चन करते हैं आपको उनका जवाब पूरे अच्छे तरीके से देना है और इस तरह से देना है कि आपके जवाब को सुनकर पुलिस वालों को ये लगे कि हाँ, आपके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। तो आप अगर इतना काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर हो सकता है कि क्रिमिनल केस ना बन पाए। अगर मान लीजिए कि क्रिमिनल केस बन भी गया है तो आपको ऐसी स्थिति में ऐसे वकील को करना है जो कि क्रिमिनल मामलों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हों। यहाँ पर आपको ऐसे वकील को नहीं करना है जो कि डाइवोर्स के केसेस में को देखते हों। आपको ऐसे वकील को करना है जो कि क्रिमिनल केसेस को देखने में माहिर हों। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आपके ऊपर 498 का केस करने की धमकी दी जा रही है या केस कर दिया गया है या आपकी पत्नी धमकी देकर के मायके चली गई है और आपको ये लगता है कि अब वो नहीं आएगी, या फिर आपके परिवार वालों को झूठा फंसा दिया गया है 498 के केस में, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका ध्यान रखना आपको ज़रूरी होता है। होता क्या है कि जब अचानक से हमारे ऊपर कोई केस हो जाता है या हमें इस तरह के झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता कुछ भी कि हमें क्या करना है, और हमारे पास कहीं से भी इतनी नॉलेज नहीं होती, ना हमें कानून की जानकारी है, ना हमें ये जानकारी है कि पुलिस के बुलाने पर हमें क्या करना है। तो हम परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के हम ऐसे कुछ कदम उठा लेते हैं जो कि आगे चल के हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो आप ऐसे कदमों को उठाने से बचिए और जो भी करिए वो पूरी ईमानदारी से करिए। अगर आपने कभी कुछ गलत किया है, सच में अगर आपकी पत्नी ने जो आपके ऊपर केस किया है वो सही है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी भी सच्चाई है, तो आप उन चीज़ों को दोबारा से करने से बचिए, खुद में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। और अगर आप सही हैं फिर भी आपको गलत उसमें फंसाया जा रहा है तो उसके खिलाफ आप बिल्कुल लड़िए, और लड़िए लेकिन पूरी समझदारी से लड़िए और पूरे धैर्य के साथ लड़िए, क्योंकि ऐसे केसेस में समझदारी और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन दोनों को रखते हुए अपने केस को लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता मिलती ही है। अगर इस टॉपिक पर आपको कोई और जानकारी चाहिए या आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो एक छोटा सा काम है आपका लाइक करना। हमारा काम है आपको जानकारी देना और आपका काम है उस हमारे द्वारा दी गई जानकारी को कुछ नहीं, बस एक छोटा सा लाइक दे देना।
तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम ये सोचते हैं कि हमें आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिए, और अगर कहीं भी आपको कुछ भी इससे ज़्यादा आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।